Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 1 of our unit number 2 and I'm your teacher Laiba Faisal. So आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है. और सेकेंडली हम डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग देखेंगे. So the learning objectives are that at the end of this lecture, students will be able to recognize respiration and breathing and their difference. The pages that we are going to discuss today are page number 96, 97 and 98. So आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन आपके रजिस्टर के मुताबिक ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा. तो जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसी तरह जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी के सारे सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो अब हम ये देखेंगे कि ये एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे बनती है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी. जैसे आग लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसी न किसी ईंधन की ज़रूरत होती है, कुछ सामान चाहिए होता है जिसको आग लगाई जाए. तो उसके अलावा आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर एयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती. ये दोनों चीज़ें मिलके यानी फ्यूल जो हमारे पास है, जो ईंधन है, और जो ऑक्सीजन गैस है, ये मिलकर आग लगाती हैं, बर्निंग का प्रोसेस करती हैं. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होता. इसी तरह यही प्रोसेस इससे मिलता जुलता एक छोटा सा प्रोसेस हमारे बॉडी में भी हो रहा होता है. जो भी हम खाना खा रहे होते हैं वो हमें पता है कि खाना हमारा हमारे जिस्म में जाकर डाइजेस्ट होता है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है. तो जितने भी हम फैट्स खा रहे होते हैं, हमारे खाने में जितने भी फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइजेस्ट होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. इसी तरह हमारे लंग्स से ऑक्सीजन आती है. सो ये ग्लूकोज ईंधन का काम करती है, यानी फ्यूल का काम करती है, और ऑक्सीजन ये मिलकर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. ग्लूकोज होता क्या है कि जब बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए, वो जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे, ये देखें, फूड से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ रहे हैं और हम जो सांस ले रहे हैं वहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं. तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक सेल में एंटर होती हैं, ये आपस में रिएक्शन करती हैं और 3 चीज़ें इसके बदले हमें मिलती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर. अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमें एनर्जी मिल रही है. ठीक है. सो ये वो एनर्जी है जो हमारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं या हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है उसे मुख्तलिफ प्रोसेसेस करने के लिए. सो अब इसको ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैन बी रिटन एज दिस वर्ड इक्वेशन. ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा एनर्जी को बनाने का, ये रेस्पिरेशन कहलाता है. तो हमने सबसे पहले देखा कि इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है. तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे पास फूड से आते हैं, यानी खुराक जो हम खा रहे हैं वहाँ से हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए, उसके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये ऑक्सीजन आ रही होती है जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, यानी सांस ले रहे होते हैं. तो आपको पता है कि हम वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं. तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. कैसे? ये ऑक्सीजन हमारे सेल में जाती है, ग्लूकोज के साथ मिलती है और एज अ रिजल्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है. इसके अलावा हमें वाटर मिलता है और फिर साथ हमें एनर्जी मिलती है. बेसिकली ये है क्या कि ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के दरमियान का रिएक्शन एक्चुअली होता एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन ये जो दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये फालतू चीज़ें हैं, ये हमें नहीं चाहिए होती. ये बाद में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती हैं. ये कैसे की जाती हैं वो मैं भी आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है.
कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर और एनर्जी। बेसिकली ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। This means that when body cells are producing energy, they use up oxygen, produce carbon dioxide and water। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी के सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही होती है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरा प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो एज अ रिजल्ट हमें दो एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं? वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और water, and so to keep producing energy the body needs a supply of oxygen to get rid of carbon dioxide which could poison it। तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहने के लिए एक तो ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, यानी हर वक्त हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती रहे अपनी बॉडी से, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। ये वो ज़रूरियात हैं जब आता है ब्रीदिंग का प्रोसेस। दैट इज़ वेयर ब्रीदिंग कम्स इन। यू ब्रीद इन, यानी inhale air which contains the oxygen you need, you get rid of the carbon dioxide when you breathe out, that is exhale air। this exhaled air now contains water vapor। अब होता क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं, देखो जब हम सांस ले के अंदर जाते हैं तो हमने ये देखा कि ब्रीद इन जब हम कर रहे होते हैं उसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो हमारे सेल्स में जाके यूटिलाइज होती है। अब सेल्स जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमने देखा कि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करें। अब ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, तो इनको बॉडी से बाहर भी निकालना है, और ये बॉडी से हम ब्रीद आउट कर देते हैं, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं, सांस खारिज करते हैं, तो उसके साथ ये हमारे बाहर निकल जाती हैं। अब ये जो हमारी एयर बाहर आ रही है, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। ये वाटर वेपर्स कौन से वेपर्स हैं? ये वही हैं जो हमने वेस्ट मटेरियल में पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर के जरिए समझाया जा रहा है। इफ़ यू ब्रीद ऑन अ कोल्ड ग्लास शीट, अगर आप एक ग्लास की शीट पे सांस लेते हो, ब्रीद आउट करते हो, यानी सांस बाहर निकालते हो, उस पर यू कैन सी सम ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम योर ब्रेथ। तो आपको अपने सांस के उसमें, जब आप सांस बाहर निकाल के उस शीट पे डालोगे तो उस पर आपको कुछ पानी के कतरे भी नजर आएंगे, वाटर वेपर्स भी नजर आएंगे। तो ये वो वाटर वेपर्स हैं जो हमारे सेल्स एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आई होप कि इतनी बात आप सबको क्लियर है। The table shows how the composition of the air changes when you breathe in and out। अब यहाँ पे आपको इस टेबल में शो किया जा रहा है कि जो एयर, देखो जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, जो अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आपने पढ़ा तो है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस मौजूद हैं उसमें जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। तो हम वो कौन कौन सी गैसेस जो हम इनहेल कर रहे होते हैं उसमें किस किस गैस के कितने कितने परसेंटेज मौजूद होती है, आपको ये बताया जा रहा है कि जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 20% होता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं तो 17% होता है, यानी 3% ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, यूज़ कर लेती है। और वो कहाँ यूज़ करती है, वो हमने अभी पढ़ा, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जा रहे होते हैं सांस, तो वो 0.04% होता है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो 4% हो जाता है। 4% वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया होता है एनर्जी बनाने के प्रोसेस में, वो यहाँ पे एक्सहेल हो जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन 79% होता है और एक्सहेल भी 79% होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, तो ये सेम जैसे अंदर जा रही होती है उसी तरह बाहर वापस आ रही होती है। वाटर वेपर वेरी करते हैं इनहेल करते वक्त, क्योंकि देखो जब हवा में, फ़ज़ा में नमी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, अगर नमी कम होगी तो वाटर वेपर्स भी कम होंगे। तो ये वेरी करते रहते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये इस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में मिक्स हुए हुए होते हैं, तो ये सैचुरेटेड हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। हम बार बार ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो अगर आपको याद हो, हमने देखा है कि रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम है, ठीक है। देखो ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाती हूँ। ब्रीदिंग बेसिकली
सांस अंदर लेकर जाना और सांस बाहर निकाल के लाना, बस सिंपल, दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल में क्या होता है, हम सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं, इनहेल है तो इन अंदर लेकर जाते हैं, और एक्सहेल है तो एग्जिट कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या है, वो जो हमने देखा था कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करिए। तो बेसिकली ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम रेस्पिरेशन कहलाता है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है। तो आई होप कि अब ये दो टर्म्स आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ब्रीदिंग सांस अंदर लेकर जाना और सांस बाहर लेकर आना, लेकिन रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। अब देखो, ये जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही होती है, यानी ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, अब ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेल के अंदर होती है, लेकिन सेल के अंदर भी ना छोटे छोटे और उसके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक सेल का ऑर्गेनेल है जिसके अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। Muscle cells contain many mitochondria because they have to release large amounts of energy quickly for movement. अब हमने देखा कि ये एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ हो रही होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके अंदर ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब जो हमारे मसल्स होते हैं, यानी जो हमारे पट्टे होते हैं, ये हमारे किस काम में मदद दे रहे होते हैं, ये हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। तो अब जब मूवमेंट हमने जहाँ करनी है वहाँ पे हमें जाहिर है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप अपने कंधों का इस्तेमाल या अपने बाजुओं का इस्तेमाल दिन में ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। हर वक्त आपके हाथ, पैर, बाजू ये मूव कर रहे होते हैं, कंधे आपके, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि मूव करने के लिए तो हमें ज़ाहिर है एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। अब जाहिर है जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतने ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा चाहिए। तो जो मसल सेल्स हैं उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये बहुत छोटा होता है। आप देखो ना, सेल को देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता भी सेल के अंदर है। ये 24,000 टाइम्स इसको बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, और तब जाके ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। एक बात मैं और बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? कि वो पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो एनर्जी बना रहा होता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो पावर हाउस है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। योर क्वेरीज के बॉक्स में जाएं, जो बात समझ नहीं आ रही आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने अपना रिटन वर्क कंप्लीट करना है। टॉपिक नंबर 1 का इंट्रोडक्शन के नाम से ये टॉपिक है, और इसका काम आपने रजिस्टर में कंप्लीट करना है। काम आपका अटैच हुआ हुआ है। उसके लिए सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर का रीडिंग करनी है, टाइटल पेज बनाना है, और फिर इस चैप्टर का काम, इस टॉपिक का काम करना है। काम आपने उसी तरह करना है जैसे हमने यूनिट नंबर 1 का काम किया था। पहले आपने टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है ब्लैंक पेज पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।